गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, हम बीकॉम सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है। बीकॉम सेकेंड ईयर में ईएफएम का फर्स्ट पेपर कर रहे थे, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में जो हमारा चैप्टर था वो था बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। 10 विशेषताएं हम पढ़ चुके थे भारतीय अर्थव्यवस्था की, ठीक है। कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन है, ठीक है। उसी के साथ हमने पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर बेरोजगारी पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो नेचर है वो ड्यूल नेचर है, ठीक है, ड्यूल नेचर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो नेशनल इनकम है उसका लेवल कैसा है, लो है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसका स्तर भी क्या है, नीचा है। उसके बाद हमने पढ़ा निर्धनता का कुचक्र, यानी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक जो पॉवर्टी सर्कल है वो पॉवर्टी सर्कल क्या करता है, पॉवर्टी सर्कल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जिससे कि हमारे देश में क्या आती है, आर्थिक असमानता हमारे देश में आती है और उससे क्या बढ़ती है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो विशेषता है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मॉडर्न लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, यानी आधुनिक तकनीकी ज्ञान की कमी। आधुनिक तकनीकी ज्ञान की कमी, ठीक है। यानी हमारे देश के अंदर, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर आधुनिक तकनीकी का क्या है, ज्ञान है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पिछड़ी अर्थव्यवस्था के समान ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की आधुनिक तकनीकी कौशल की बहुत कमी है। अभी भी कृषि, औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्रों में परंपरागत तकनीकों का बोला है और स्वचालित आधुनिक मशीनों का प्रयोग नगण्य है। भारत के आर्थिक विकास में नवीनतम आधुनिक उत्पादन तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है, किंतु पूंजी का अभाव, श्रमिक विरोध एवं विदेशी विनिमय संकट इसकी मुख्य बाधाएं हैं। देखिए, हम बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज की, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। और यदि और दूसरे देशों की हम बात करें, जैसे चीन है, जापान है, अमेरिका है, उनकी जो इकोनॉमी है वो कैसी है, डेवलप्ड है। तो उनकी इकोनॉमी डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो टेक्निकल नॉलेज है,
टेक्निकल नॉलेज वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज की यदि हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट, इन सभी सेक्टर में क्या है, इन सभी सेक्टर में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। और यदि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उद्योगों में, तो जो श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। अब क्यों किया जाता है समझिए। जब हमारे यहाँ पर हर क्षेत्र में कंप्यूटर को, यानी जो बैंकिंग क्षेत्र था, बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। तो जब इंसानों की जगह मशीनें ले लेती हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इंसानों की जगह कौन ले लेगी, मशीनें ले लेगी। ठीक है, तो इंसानों का काम कौन करने लग जाएगी, मशीनें करने लग जाएगी। तो जो व्यक्ति रोजगार जो प्राप्त जो व्यक्ति थे किसी कंपनी में, तो वो लोग उस मशीन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन के आ जाने से ज़्यादातर लोगों का रोजगार क्या होता है, छिन जाता है। ठीक है, ज़्यादातर विरोध कौन करते हैं, लेबर वर्ग करते हैं। लेबर वर्ग क्यों करता है, क्योंकि जो काम वो किया करते थे अब उनका काम कौन करने लग गई, जो नई आधुनिक तकनीकी की मशीनें हैं वो मशीनें उनका काम करने लग गई। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न है जिससे कि हमारे देश में मॉडर्न टेक्निकल नॉलेज नहीं आ पाती है। ठीक है, क्यों? अब ये दिक्कत क्यों है हमारे देश में, ये प्रॉब्लम क्यों है हमारे देश में? ये प्रॉब्लम इसलिए है हमारे देश में कि हमारे देश में पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। और जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, लोगों को रोज़गार भी चाहिए। और जब मशीनें आ जाएंगी तो लोगों का रोज़गार धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, छिन जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम विकसित देशों की बात करें, जैसे अमेरिका है, जापान है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है और वहाँ पे शिक्षा का स्तर भी क्या है, हाई है। ज़्यादातर विकसित देशों में शिक्षा को क्या किया गया है, फ्री किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि सभी लोग उस देश के क्या हो, शिक्षित हों। लेकिन हमारे यहाँ पर, हमारे देश में शिक्षा को, उच्च शिक्षा को फ्री नहीं किया गया है। और जहाँ पर फ्री शिक्षा मिलती है, गवर्नमेंट जो स्कूल है वहाँ पर हमें फ्री शिक्षा मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के हालात आपको भी पता होंगे कि टीचर अच्छा ढंग से पढ़ाते ही नहीं है, ना ही क्लास ले पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होगी वो किसको होगी, लेबर वर्ग को होगी। ठीक है, और यदि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अभाव रहेगा हमारे देश में, तो जिन भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा उन वस्तुओं की कॉस्ट क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। और कॉस्ट यदि उन वस्तुओं को बनाने में ज़्यादा लगेगी तो उन वस्तुओं की प्राइस भी ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा प्राइस पर लोग वस्तुएं खरीदना पसंद नहीं करते हैं। मैंने इससे पहले भी एग्जाम्पल दिया था चाइना के मोबाइल्स का। चाइना के जो मोबाइल्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है, क्योंकि रीज़नेबल रेट पर हमें बहुत ही अच्छा फ़ोन मिल जाता है जिसमें कैमरा क्वालिटी बेस्ट होती है। ठीक है, फ़ोन की जो क्वालिटी है, मेमोरी जो है और जो बैटरी का जो लेवल है वो सब क्या रहता है, हमें A1 मिल जाता है। मतलब हमें 6,000 रुपये में बहुत ही बढ़िया फ़ोन मिल जाता है। लेकिन इंडिया में
इतना सस्ता फ़ोन इतनी क्वालिटी के साथ आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं आई कि जहाँ पर कॉस्ट कम लगे और उसकी प्राइस भी क्या हो, कम हो। ठीक है, और कॉस्ट कम लगेगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखिए इससे इंडिया की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, जो परंपरागत तकनीकें हैं उन परंपरागत तकनीकों का ही यूज़ हम कर रहे हैं। यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ज़्यादातर हम जो परंपरागत जो विधियां हैं खेती करने की, उन परंपरागत विधियों को ही अपनाते हैं। और जो परंपरागत इक्विपमेंट है खेती करने के, परंपरागत जो मशीनें हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, फव्वारा पद्धति हो गया, उन्हीं को हम अपनाते हैं। लेकिन ऐसी बेस्ट क्वालिटी की मशीनें हमारे यहाँ पर होनी चाहिए जिससे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, फसलों का उत्पादन कर सके और उसे ज़्यादा से। अब देखिए यदि हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो आज के टाइम में यदि हम देखें तो जो एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड करती है, वर्षा पर डिपेंड करती है। लेकिन वर्तमान में वर्षा की क्या रहती है, अनिश्चितता रहती है, आ भी जाती है नहीं भी आ जाती। यदि वर्षा नहीं आई है, ठीक है, किसान खेती करने का समय है, किसान का फसल को बोने का समय है और वर्षा नहीं आई, ठीक है, तो उससे किसान का क्या होगा, नुकसान होगा। और कई बार ऐसा हो जाता है कि वर्षा बहुत ज़्यादा आ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो उससे भी किसान का क्या होता है, नुकसान होता है, उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। ठीक है, जबकि ऐसी पद्धति आनी चाहिए जिससे हम शुष्क खेती यानी ड्राई एग्रीकल्चर, शुष्क खेती हम कर सकें। ठीक है, ड्राई खेती हम कर सके, ऐसी कुछ पद्धति हमें लानी चाहिए। यदि हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री में हमें क्या चाहिए, इंडस्ट्री में हमें ऐसी मशीनें चाहिए जिससे जो कॉस्ट है वो हमारी कम आए और जो प्रोडक्शन है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन वर्तमान में इंडिया में कैसी मशीनें हैं, वर्तमान में इंडिया में टेक्नोलॉजी का अभाव है और इसी टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण इंडिया में जो मशीनों के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। या इंडिया में श्रमिक वर्ग क्या है, ज़्यादा है। यदि आप श्रमिक वर्ग लेबर यदि आप ज़्यादा लगाओगे, श्रमिक यदि आप ज़्यादा लगाओगे तो श्रमिक को भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा और उनके पेमेंट को भी आप किसी वस्तु के उत्पादन की कॉस्ट में क्या करते हो, ऐड करते हो, तो कॉस्ट क्या हो गई, वस्तु की ज़्यादा हो गई। यदि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि हमारे समय की क्या हो, बचत हो। ठीक है, उसी के साथ हमारा जो ट्रांसपोर्ट है उसी के साथ जो सड़कें वगैरह हैं उन सड़कों का भी निर्माण होना चाहिए और ऐसे परिवहन के साधन होने चाहिए जिससे हम किसी जगह पर जल्दी से जल्दी हम पहुंच पाएँ और हमारे समय की बचत हो। जिससे कि अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर किस चीज़ के लिए है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा और इंडस्ट्री सेक्टर के द्वारा जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाता है उन वस्तुओं को जल्दी से जल्दी क्या कर सके, उनके सही स्थान पर पहुंचा सके। मैंने एक बात बताई थी आपको, औद्योगिक पिछड़ापन है, ठीक है, इंडस्ट्री बैकवर्डनेस है हमारे इंडिया के अंदर। अब वो क्यों है, देखिए गांव के अंदर रूरल इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गांव के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ठीक है, यानी जो सड़कों का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसलिए गांव में यदि किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो जब वो वस्तु को शहर ले जाया जाता है तो उसमें टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है।
इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो गांव में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन गांव में हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की यदि अच्छी व्यवस्था हो जाए, ट्रांसपोर्ट की यदि अच्छी व्यवस्था हो जाए, सड़कें अच्छी बन जाए और ऐसी जो गाड़ियां हों, ऐसी मशीनें हो जिससे क्या हो, हम तुरंत ही गांव से शहर में जा सकें, तो उससे इन्वेस्टर्स गांव में भी क्या करने लगेंगे, प्रोडक्शन करने के लिए या अपनी फैक्ट्री या प्लांट लगाने में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो यदि हम बात करें इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स की, तो एक फीचर क्या है, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नॉलेज, यानी इंडिया के अंदर आधुनिक तकनीकी ज्ञान की क्या है, कमी है। और इसी वजह से जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो क्या है, डाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लैक ऑफ डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट, परिवहन साधनों का अभाव। इससे पहले पॉइंट में भी हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था और इस पॉइंट में भी हम पढ़ेंगे कि परिवहन साधनों का किस प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर अभाव है। ठीक है, तो देखिए, विकसित देशों के मुकाबले हमारे यहाँ यातायात एवं संचार के साधनों का विकास क्या है, नगण्य है। जहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्गों की औसत लंबाई इंग्लैंड में 36 किलोमीटर, फ्रांस में 10 किलोमीटर, अमेरिका में 12 किलोमीटर है, वहाँ भारत में यह लंबाई, वहाँ भारत में यह 4 किलोमीटर ही है। कितनी है, देखिए, यदि हम बात करें और देशों की, तो और देशों में देखिए 100 वर्ग किलोमीटर पर, कितने, 100 वर्ग किलोमीटर पर, 100 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्गों की जो औसत लंबाई है, ठीक है, 100 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्गों की औसत जो लंबाई है, ठीक है, औसत जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है, औसत जो लंबाई है वो इंग्लैंड की यदि हम बात करें तो इंग्लैंड की है 36 किलोमीटर, फ्रांस की है 10 किलोमीटर, अमेरिका की है 12 किलोमीटर और भारत की है 4 किलोमीटर। आया कुछ समझ में? देखिए ये क्या कह रहा है कि 100 वर्ग किलोमीटर के रेल मार्ग पर, ठीक है, जो औसत लंबाई है इंग्लैंड की वो तो 36 किलोमीटर की है, ठीक है, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। फ्रांस में 10 किलोमीटर, अमेरिका में 12 किलोमीटर, जबकि भारत में सबसे कम है, कितनी है, 4 किलोमीटर। कितनी है, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि हमारे इंडिया में परिवहन साधनों का क्या है, अभाव है। इसी प्रकार यदि हम सड़कों की बात करें तो सड़कों की जो औसत लंबाई है, जहां अमेरिका में 1100 किलोमीटर, जापान में 400 किलोमीटर, ब्रिटेन में 200 किलोमीटर, वहीं भारत में 125 किलोमीटर ही है, ठीक है। भारत में जो अधिकांश सड़कें हैं वो कैसी है, कच्ची है। आया समझ में कुछ कि जो परिवहन साधनों का हमारे
इंडिया के अंदर क्या है, परिवहन साधनों का हमारे इंडिया के अंदर क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। और जो दूरी है वो दूरी भी हमारे यहाँ पर क्या है, कम है। जहाँ पर अमेरिका की बात करें तो सड़कों की लंबाई 1100 किलोमीटर है, वहीं इंडिया में सड़कों की लंबाई कितनी होती है, केवल 125 किलोमीटर। ठीक है। और यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर जो सड़कें पाई जाती है, ज़्यादातर सड़कें कैसी होती है, कच्ची सड़कें होती है। इंडिया में ज़्यादातर सड़कें कैसी पाई जाती है, कच्ची सड़कें। और ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, गांव में पाई जाती है। और बारिश आने पर ये कच्ची सड़कें क्या होती है, टूट जाती है, कुछ ही टाइम में ये टूट जाती है और बारिश आने पर इनमें खड्डे हो जाते हैं और इनमें पानी भर जाता है। तो जिससे जो आवागमन होगा, ट्रांसपोर्ट का जो काम होगा, वो ट्रांसपोर्ट का काम क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। और यही रीज़न है जिससे कि हमारे देश में आर्थिक पिछड़ापन है। हर जितने भी पॉइंट है, सभी पॉइंट किससे जुड़ेंगे, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी से जुड़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक अनइक्वलिटी से सारे पॉइंट रिलेट करेंगे, आर्थिक असमानता से सारे पॉइंट रिलेट करेंगे। क्योंकि परिवहन का ही यदि विकास नहीं होगा तो गांव में जो किसानों के द्वारा जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है, उन फसलों को जब शहरों में बेचने के लिए ले जाएंगे तो उनमें टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और किसानों के द्वारा कुछ ऐसी फसलों का भी निर्माण किया जाता है जिसकी समय अवधि 2 या 3 दिन की ही होती है, इतनी ही होती है 2 या 3 दिन की। और यदि टाइम लगेगा किसानों को जाने में तो वो जिन फसलों का उत्पादन किया गया है, जिन सब्जियों का उत्पादन किया गया है, जिन फलों का उत्पादन किया गया है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है प्लान्ड एंड डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट है प्लान एंड डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी। नियोजित एवं विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, नियोजित एवं विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तो हमें पता चल गया कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों है विकासशील अर्थव्यवस्था, क्योंकि जो उद्योग है, उद्योगों का विकास हमारे देश में नहीं हो पा रहा है।
शिक्षा का विकास नहीं है हमारे देश में, रोजगार के साधनों का विकास नहीं है हमारे देश में, गरीबी है हमारे देश में और बेरोजगारी का स्तर हमारे देश में बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यदि हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की कि मिक्स्ड इकोनॉमी किस तरह से है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया था और इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह से था। फर्स्ट था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लिस्ट इकोनॉमी। सेकंड थी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड था इन दोनों का मिश्रण, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी। देखिए यदि हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो नियमन और कंट्रोल जो किया जाता है वो किसका किया जाता है, किसके द्वारा, पूंजीपति के द्वारा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन पर, ठीक है, रोजगार के साधनों पर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। जबकि हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में रोजगार के साधनों पर, ठीक है, रोजगार के साधनों पर सरकार और जो निजी व्यक्ति है उन दोनों का अधिकार होता है। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि डिटेल में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इंडिया में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी इंडिया में जो पूंजीपति है उन व्यक्तियों के द्वारा भी कार्य किया जाता है और जो सरकार है उन व्यक्तियों के द्वारा भी, जो सरकार है सरकार के द्वारा भी कार्य किया जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की तो अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का भी योगदान होता है और अर्थव्यवस्था में जो हमारी सरकार है सरकार का भी योगदान होता है। ठीक है, निजी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं और जो सरकार होती है वो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है। लेकिन जो निजी व्यक्ति होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा जो औद्योगिक नीतियां बनाई गई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई गई है, उन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का पालन करना होता है। यानी इंडिया के अंदर निजी व्यक्ति यानी जो पूंजीपति है और सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा, ठीक है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब किस तरह से हमारे देश की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी की ग्रोथ होगी मिक्स्ड इकोनॉमी से। ठीक है, यदि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, यानी जो भी
एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट हर व्यक्ति को रोज़गार नहीं उपलब्ध करवा सकती है। इसलिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? सोशलिस्ट इकोनॉमी के साथ साथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी अपनाया गया। यानी जो पूंजीपति है, जो प्रोप्राइटर्स हैं, वो प्रोप्राइटर्स क्या करेंगे? स्वयं का बिजनेस करेंगे और उसके माध्यम से जो देश में निवास करने वाले बेरोज़गार व्यक्ति है, उन बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था जो आर्थिक विकास की दर है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट से जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड एंड प्लान्ड इकोनॉमी।